वेरी गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। बट राउल्ट्स लॉ समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हमें क्या पता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन का जो नेचर है कि वो गैसियस स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, तो दैट इज डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन लिक्विड है, इट मीन्स क्या हुआ कि सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। इसके अंदर जो हम सोल्यूट डिजोल्व करेंगे वो आपका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। एक और टर्म यहाँ पे आई है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। ये यहाँ पे हम कुछ ऐसे लिक्विड की बात करेंगे जिनकी टेंडेंसी होती है टू कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, यानी कि जो गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। तो ये मान लो एक लिक्विड है और इस लिक्विड से कुछ वेपर्स बने, ये हमने क्लोज्ड कंटेनर में लिया। तो ये जो वेपर्स है ये क्या करेंगे, इस लिक्विड के सरफेस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये जो प्रेशर होगा जो वेपर एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स over the surface of a liquid is known as vapor pressure। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने हेनरीज लॉ डिस्कस किया था, जिसमें हमने कंसीडर किया था गैसेस प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि वहां पे हमारा सॉल्वेंट लिक्विड था और सोल्यूट जो है गैसेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे पहले हम लिक्विड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जब हम यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हैं तो इसके अंदर जनरली आपके वन और मोर कंपोनेंट वोलेटाइल हो सकते हैं। तो वोलेटाइल का मैंने अभी मतलब समझाया कि जो वेपर फेज में कन्वर्ट हो सके। तो लिक्विड सॉल्यूशन जनरली वोलेटाइल रहता है, सोल्यूट आपका वोलेटाइल हो भी सकता है और मे नॉट भी वोलेटाइल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड जो सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट भी आपका लिक्विड है और सोलवेंट भी लिक्विड है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे जिसमें दोनों जो लिक्विड्स हैं यानी कि सोल्यूट एज वेल एज सोलवेंट बोथ आर वोलेटाइल। तो यहाँ पे इन दो कंपोनेंट्स को हम डिनोट करते हैं कंपोनेंट 1 और 2 से। तो ये हमने एक क्लोज्ड वेसल लिया, इसके अंदर ये दो कंपोनेंट है 1 और 2। तो क्योंकि वोलेटाइल है तो कन्वर्ट होंगे वेपराइज फेज में, इवापोरेट होंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये जो कंपोनेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा बिटवीन द वेपर फेज एंड द सॉल्यूशन फेज। या हम यूं कह सकते हैं सॉल्यूशन का तो लिक्विड फेज है, वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। होगा क्या कि मान लो अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैसियस स्टेट में है। अब मान लो कुछ सॉल्यूशन फेज से कुछ और पार्टिकल गैसियस स्टेट में गए, तो अभी जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो जितने नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स सॉल्यूशन से गैसियस फेज में जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स सॉल्यूशन फेज में आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो रिमेन कांस्टेंट हो जाएंगे। अब मान लो कि ये जो है कंपोनेंट 1 की वजह से जो प्रेशर बन रहा है दैट इज P1, इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, और कंपोनेंट 2 की वजह से जो वेपर प्रेशर बन रहा है उसको हम बोलते हैं P2। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है P1 P2, ये कैसा कितना होगा, मतलब क्या इसका कोई इस अमाउंट से लेना देना है? जी हाँ, कंपोनेंट 1 का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में स्टडी करेंगे। तो जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट 1 की वजह से होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सिमिलरली जो पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट 2 की वजह से होगा जिसको हम P2 बोलेंगे, P2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, मान लो कंपोनेंट 1 की वजह से P1 हुआ और कंपोनेंट 2 की वजह से P2 हुआ। तो अगर कंपोनेंट 1 की वजह से P1 है, कंपोनेंट 2 की वजह से P2 है, तो जो हमारा टोटल प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर तो यहाँ ये जो गैसियस पार्टिकल्स हैं इनकी वजह से बन रहा है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 विल बी द टोटल प्रेशर।
अब यहाँ पे ये जो है प्रेशर P1 और जो कंपोनेंट आपका डिजोल है, कितने अमाउंट में डिजोल है, हमने बताया मोल फ्रैक्शन की टर्म में अगर हम स्टडी करेंगे तो x1 मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट 1 का, और x2 मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है कंपोनेंट 2 का। तो क्या ये P1 x1 या फिर P2 x2 में कोई रिलेशन है? जी हाँ, ये एक फ्रेंच केमिस्ट हुए हैं फ्रेंकोइस मार्टे-राउल्ट, इन्होंने ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया बिटवीन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इस लॉ का नाम दिया राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ जो है 1886 में आया। तो राउल्ट्स लॉ क्या स्टेट्स करता है कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड, क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड होगा तभी प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर, तो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जैसे कंपोनेंट 1 के लिए, कंपोनेंट 1 का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट 1 का। अब यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाती है P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x1। अब ये P1 नोट क्या है? P1 नोट वो वेपर प्रेशर है कि जब हमारा सॉल्यूशन के अंदर मान लो केवल एक ही कंपोनेंट होता, मतलब सॉल्यूशन तो हमारा जब बनता है जब हम दो चीजों को मिक्स कर देते हैं तो प्योर कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि वोलेटाइल है। यहाँ पे मैं इसको समझाऊं कि यहाँ पे जैसे इसमें तो हमने दो कंपोनेंट को मिक्स किया, मान लो हम दो कंपोनेंट मिक्स ना करके यहाँ पे केवल एक ही कंपोनेंट लेते, ओनली वन, तो ये वोलेटाइल है, तो वेपर्स में तब भी कन्वर्ट होता, और वेपर्स में कन्वर्ट होता तो वेपर प्रेशर बनता। तो तब जो वेपर प्रेशर बनता वो केवल कंपोनेंट 1 की वजह से बनता, और उसको हम डिनोट करते P1 नोट से। तो P1 नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। टेम्परेचर कंडीशन हम सेम रखेंगे। सिमिलरली कंपोनेंट 2 की बात करेंगे तो जो P2 है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा P2 इज इक्वल टू P2 नोट इंटू x2। P2 नोट क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। अब यहाँ पे एक और लॉ आता है, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हमने बताया था जैसे डाल्टन्स भी उस टाइम पे काम कर रहे थे बट दे आर डूइंग इंडिपेंडेंटली। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर इट विल बी द सम ऑफ द partial pressure of the component of the solution and is given as P total is equal to P1 plus P2। ये यहाँ पे जो मैंने टर्म लिखी थी कि जो P टोटल है दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हमारी किसने बताई है? डाल्टन साहब ने बताई है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जो टोटल प्रेशर है इट इज इक्वल टू P1 प्लस P2। और अभी हमने बताया कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 दैट इज P1, ये किसके इक्वल है? P1 नॉट इंटू x1। जस्ट अभी हमने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाला P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 एंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2। तो P1 और P2 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो P1 और P2 में हमने वैल्यू पुट कर दी। तो P टोटल हमारा क्या हो गया? P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 नॉट इंटू x2। अब यहाँ पे एक मैंने बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो 1 होता है। तो इसको हम समझेंगे, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे ये बाइनरी सॉल्यूशन है, इसके अंदर केवल 2 ही कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि x1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस x2 के, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो x2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस x1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हम यूज कर सकते हैं x1 की जगह 1 माइनस x2। तो यहाँ पे हमने P टोटल निकाला P1 नोट इंटू x1 प्लस P2 नोट इंटू x2, ये हमने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट की। अब हम x1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस x2। तो हमने x1 की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर दी P1 नोट इंटू 1 माइनस x2 प्लस P2 नोट इंटू x2। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू P1 नोट और यहाँ पे माइनस P1 नोट इंटू x2 प्लस P2 नोट x2। यहाँ पे मैं इसको एक बीच में और लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे इसको सोल्व किया तो ये हो गया P1 नोट माइनस P1 नोट इंटू x2 प्लस P2 नोट इंटू x2। तो यहाँ पे
P1 नोट X2 हमारा दोनों में कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 नोट X2, P2 नोट वाली टर्म हमारी पॉजिटिव है, तो P2 नोट माइनस P1 नोट, हमने यहाँ पे कॉमन क्या ले लिया, X2 कॉमन ले लिया, तो ये हमारी जो P टोटल क्या आ गया, P टोटल क्या आ गया, P1 नोट प्लस सब्ट्रैक्शन ऑफ P2 नोट माइनस P1 नोट मल्टीप्लाइड बाई X2, ये हमारे पास आ गई पूरी इक्वेशन। और ये हमारा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अच्छा, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे हमने x1 की जगह 1 माइनस x2 पुट कर दिया। इस इक्वेशन को हम x1 की टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमने x2 की जगह 1 माइनस x1 कर दिया होता तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये x1 की टर्म में आ जाती। तो जो राउल्ट्स लॉ है उससे क्या कंक्लूजन निकला, देखो राउल्ट्स लॉ से हमारे पास ये इक्वेशन आई, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, ये जो टोटल वेपर प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन, इट कैन बी रिलेटेड टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया x2 से है, हम इसको x1 की टर्म में भी ला सकते हैं, तो इट कैन बी रिलेटेड टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। सेकेंड थिंग क्या है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन फेज, इट वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। अगर हम ये वाली इक्वेशन देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन होगी ये किस टाइप की इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y हमारा यहाँ पे क्या हो गया, p टोटल, और m हमारा क्या हो गया, P2 नोट माइनस P1 नोट, x क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, और c क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, P1 नोट। तो ये जो हमारा p टोटल वाली इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप इक्वेशन बन गई। तो इसमें y वर्सेस x हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का प्लॉट आता है विद इंटरसेप्ट c। ये वाला जो है इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, तो ये तो हो गया c, एक लीनियर प्लॉट आता है जिसका स्लोप होगा m। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि y हमारा क्या है, p टोटल, और x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। तो जब हम इन दोनों को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक लीनियर प्लॉट आएगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, तो प्योर कंपोनेंट 1 का प्रेशर है P1 नोट और प्योर कंपोनेंट 2 का प्रेशर है P2 नोट। तो इनकी वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होगा कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि x2 वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा P टोटल जो है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कैसे, मान लो ये प्योर कंपोनेंट ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोनेंट दैट इज P2 नोट, अगर P2 नोट ग्रेटर देन P1 नोट है तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, P2 नोट ग्रेटर देन P1 नोट है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वोल टर्म पॉजिटिव होगी एंड दिस इज P1 नोट प्लस दिस टर्म। तो अगर हम x2 वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारा P टोटल जो है इंक्रीज होगा, टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा अगर हमारा वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोनेंट 2 अगर ज्यादा है कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। बट वहीं पे अगर रिवर्स हो जाए, P1 नोट ज्यादा हो जाए कंपेयर टू P2 नोट, तो ये वाली टर्म हमारी माइनस में आ गई। अब हम x2 जितना इंक्रीज करेंगे माइनस वैल्यू बढ़ती जाएगी और P1 नोट माइनस समथिंग होगा तो हमारा P टोटल क्या होगा, डिक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2। ये वीडियो थोड़ी लेंथी रहेगी क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो थोड़ा सा फोकस रखें। तो यहाँ पे हम एक प्लॉट देखेंगे, इसमें हमने क्या किया, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन हम प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहाँ पे जब हमने x1 इज इक्वल टू 1 है, x2 इज इक्वल टू 0 है, वो वाली स्टेज कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये दो इक्वेशन हमेशा ध्यान में रखनी है, P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x1 एंड P2 इज इक्वल टू P2 नोट इंटू x2। तो ये हमारी किस टाइप की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx टाइप इक्वेशन है। तो जब हम y वर्सेस x प्लॉट करेंगे तो लीनियर प्लॉट आएगा हमारा और ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे पहले मैं ये वाला देखती हूँ, P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x1। तो यहाँ पे मान लो मैं x1 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती जाऊं तो कैसे ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाली केस में, ये वाली लाइन फर्स्ट देखेंगे। इस केस में यहाँ पे देखिए x1 0 है आपका और इधर x1 इज इक्वल टू 1 है, यानी कि अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं, इस साइड मूव कर रहे हैं,
तो हमारा यहां पे x0 है और इधर x1 है। तो अगर हम x1 की कॉन्सेंट्रेशन को इस साइड इंक्रीज कर रहे हैं, इस साइड इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा कि ये थी हमारी इक्वेशन P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, ये वाली इक्वेशन है। जब x1 जीरो होगा, x1 जीरो होगा तो P1 क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन अब आप मान लो x1 की वैल्यू पुट करते जाइए 0.01, 0.02 सो ऑन, तो आपकी यहाँ पे ये वैल्यू कुछ आएगी, तो P1 वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब P1 वैल्यू इंक्रीज होती गई, लास्ट में मान लो x1 वैल्यू 1 है। यहाँ पे इस इक्वेशन में आप x1 की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 1 पुट करेंगे तो P1 किसके इक्वल हो जाएगा, P1 किसके इक्वल हो जाएगा, P1 नोट के इक्वल हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट पे जब आप देखेंगे कि जब x1 की वैल्यू 1 है तो आपका जो P1 है दैट इज इक्वल टू P1 नोट। सिमिलरली हम कंपोनेंट 2 के लिए देखते हैं। कंपोनेंट 2 जब हमारा 0 है, x2 की वैल्यू जब 0 है तो ये वाली वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो टोटल इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो P2 इस पॉइंट पे आपका 0 रहेगा। ये है P2 को हम लाइन 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब x2 0 है तो P2 की वैल्यू है 0, और जब x2 आपका 1 होगा एट दिस पॉइंट, x2 की वैल्यू 1 है, तो x2 जब आपका 1 है तो P2 इज इक्वल टू P2 नोट। तो यहाँ पे ये चीजें यही इसमें समझाया है। तो ये जो फिगर है इसमें ये लाइन 1 और लाइन 2 आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब लाइन 3 जो दिखाती है वो आपको दिखाती है टोटल प्रेशर, और जो P टोटल है वो हमारा अभी हमने निकाला था राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, हमारी ये वाली इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करें कि जो कंपोनेंट 1 है इट इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट 2। तो अगर कंपोनेंट 1 लेस वोलेटाइल है तो P2 नोट माइनस P1 नोट हमारी पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, और पॉजिटिव क्योंकि लेस वोलेटाइल है इट मींस क्या हुआ, P1 नोट इज लेस देन P2 नोट, और P1 नोट कम है P2 नोट से, तो ये टर्म पॉजिटिव होगी। तो उस केस में जब हमारा x2 0 होगा, x2 अगर मान लो 0 है, x2 0 हमारा इस पॉइंट पे है, तो ये वाली होल टर्म 0 हो जाएगी, और हमारा P टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, P1 नोट के। P टोटल हमारा आ गया P1 नोट के। लेकिन जब हमारा x2 1 है, x2 1 है तो 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी यहां देखिए, अब हमने x2 की वैल्यू 1 पुट की तो 1 मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली P2 नोट माइनस P1 नोट। तो ये वाली टर्म P1 नोट पॉजिटिव, ये वाली P1 नोट नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, तो हमारा P टोटल किसके इक्वल आ गया, P2 नोट के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे ये जो P टोटल की वैल्यू यहाँ पे यही दिखाई है कि जब x2 हमारा 0 है तो P टोटल P1 नोट है, और जब x2 1 है तो P टोटल P2 नोट के इक्वल है। तो यहां तक हमने राउल्ट्स लॉ को काफी डिटेल में समझा जब हमारे दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज और समझते हैं कि मान लो ये कंपोनेंट 1 और 2 जो है ये जब हमारे सॉल्यूशन फेज में है, तो सॉल्यूशन फेज में हमने इनका मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 का x1 लिया है, और कंपोनेंट 2 का जो मोल फ्रैक्शन है उसको x2 से डिनोट किया है। अब क्योंकि ये वोलेटाइल है तो दे आर कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट आल्सो, दे आर कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म आल्सो। तो वेपर फॉर्म में जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट 1 एंड 2, वो तो हमने पहले ही बता दिया, रिस्पेक्टिवली P1 एंड P2 आर द पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट 1 एंड 2। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको मोल फ्रैक्शन की टर्म में देखें कि अमाउंट कितना है वेपर फेज में, तो सपोज करो y1 मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 का इन वेपर फेज, और कंपोनेंट 2 के जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में उसको हमने डिनोट कर दिया है y2 से। अब यहाँ पे अगर मान लो टोटल प्रेशर जैसे मैंने बताया था, टोटल प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 टोटल प्रेशर है, और P1 है पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट 1, P2 है पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट 2, Y है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपराइज्ड फेज, एंड Y2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपोराइज्ड फेज। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेशन आता है कि P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल, यानी कि अगर हमें P टोटल पता है, पार्शियल प्रेशर पता है किसी भी कंपोनेंट का, तो हम उस कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में प्रेजेंट है दैट वी कैन कैलकुलेट। तो हमारा P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल हो जाएगा,
P2 हो जाएगा हमारा P2 इज इक्वल टू Y2 इंटू P टोटल। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, मान लो कोई भी ith कंपोनेंट है तो Pi इज इक्वल टू Yi इंटू P टोटल हमारा हो जाएगा। एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। Raoult's law is also very important for all kind of exam. I hope कि this video will help you to clear the Raoult's law। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।